हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO3 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो हमारा सब्जेक्ट है एमकॉम सेकेंड ईयर का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आप सब उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और स्कोर कीजिएगा अच्छे मार्क्स एग्जाम में। गाइस, क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है एग्जाम में, बट ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं इनमें से ही पेपर आपका फ्रेम किया जाता है। एंड सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बता दूँ, पेपर इजी नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको डीप नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की। तो प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा। एक एक बहुत अच्छी ईडियम है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो ये आपको कोशिश रखनी है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। एंड अपना नोटबुक वगैरह ले लीजिए ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख पाएँ। एंड आई रिक्वेस्ट कि वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे के 20-25 मिनट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छे से प्लान करने में आपकी प्रिपरेशन को। एंड जो MCO3 हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग कि MCO3 is not an easy subject, so you have to prepare and understand the subject very nicely, okay? And वो सारे students जो कि मेरे चैनल पर नए हैं, I request them to subscribe this channel and press the notification bell, जैसे कि आगे आने वाले subjects की important videos and paper expected questions की जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी कई सारे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ओके? एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे बेनिफिट ले पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, मिशन हमारा 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको आप प्रिपेयर कीजिएगा। एंड ये कई बार पेपर में आपके रिपीट हो चुके हैं, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये मैंने आपके प्रीवियस 6 to 7 ईयर्स के पेपर्स के थ्रू कलेक्ट किए हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं और इंपॉर्टेंट उसके बाद। और फिर भी अगर टाइम बच जाता है तो आप अपने फर्दर चैप्टर्स भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ येट्स करेक्शन, जो कि यूनिट नंबर 17 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जितने भी नोट्स वाले क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम फर्स्ट, ओके? येट्स करेक्शन, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 17। सेकेंड क्वेश्चन है आपका टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, यूनिट नंबर 16। थर्ड क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट नंबर 14 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट एंड स्केलिंग, जो कि यूनिट नंबर 5 का है। नेक्स्ट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, यूनिट नंबर 15। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यूनिट नंबर 15। टाइम सीरीज एनालिसिस, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, यूनिट नंबर 11 का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूस रेटिंग स्केल्स, इस पर भी आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द पास्ट, सो प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर टॉपिक अकॉर्डिंगली, यूनिट नंबर 5 का ये टॉपिक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग ऑफ डेटा, यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है। एंड द लास्ट इज स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप के क्वेश्चन जिनमें आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको या फिर एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिल जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड सबसे पहले आपको इन सभी शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है, ओके? तो जल्दी से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोटबुक अगर आपने अपनी बनाई हुई है तो नोटबुक में लिख लीजिए। एंड इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्दर क्वेश्चंस, ओके? चलिए, तो बढ़ता हूँ मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि होंगे डिफरेंस बिटवीन वाले, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच अदर। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टिक कर लीजिएगा। सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन तीनों टॉपिक के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनमें से डिफरेंस आते हैं, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिएगा एक बार।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, यूनिट नंबर 14 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज वेटेड इंडेक्स नंबर्स एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर, यूनिट 12, ओके। एंड after that we have frequency distribution and probability distribution, unit number 14। सेंसस एंड सैम्पलिंग, ये भी कई बार आपका पूछा जा चुका है इन द पास्ट, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, सो प्रिपेयर दैट अकॉर्डिंगली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यूनिट नंबर 2 एंड 16 में आपको इनके बारे में डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा, आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। एंड एज आई सेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको टिक कर लीजिए, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसको टिक कर लीजिए, नंबर फर्स्ट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इसको क्लिक कर लीजिए, इनको तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस हो गए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं अपने फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। सो आई बिलीव आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर एंड डिस्कस करते हैं आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका, एंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन रिसर्च एनालिसिस, लिस्ट आउट वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल प्रेजेंटिंग द डेटा थ्रू डायग्राम्स, यूनिट 7 का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको टिक कर लीजिए। तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा है कि जो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की जाती है रिसर्च एनालिसिस में वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसको एक्सप्लेन करना है, और कौन कौन से डायग्राम्स यूज़ किए जाते हैं अपनी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए वो बताना है। इसके अलावा कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं वाइल प्रेजेंटिंग द डेटा थ्रू डायग्राम्स, तो जब आप डायग्राम के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं उनके बारे में बताना है, यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेज थ्योरम, डिस्कस इट्स यूजेस एंड इम्पोर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग विद एग्जांपल्स, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। बेस थ्योरम के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना है, फिर उसके यूजेस एंड इम्पोर्टेंस बताने हैं एग्जांपल्स के साथ, यूनिट 13 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज ची स्क्वायर टेस्ट यूज्ड फॉर, डिस्कस द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस फॉर अप्लाइंग द ची स्क्वायर टेस्ट, एंड व्हेन डू यू पूल रोज एंड कॉलम्स व्हाइल अप्लाइंग ची स्क्वायर टेस्ट। तो तीन आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, यूनिट 17 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है ची स्क्वायर टेस्ट होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, और कौन कौन सी कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, क्या लिमिटेशंस होती हैं जब आप ची स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करते हो। और एक आपका कॉन्सेप्ट आता है पूलिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, तो आप कब करोगे पूल रोज एंड कॉलम को, जब भी आप ची स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करोगे, तो दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं स्लाइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। एंड जैसा मैंने आपको मेंशन किया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सबसे पहले और अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपको। नाउ बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडेक्स नंबर्स, discuss the uses of index number in the context of business and economic activity, discuss the major issues in construction of index numbers। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 12 का। सबसे पहले आपको बताना है इंडेक्स नंबर क्या होता है और क्या क्या यूजेस होते हैं इंडेक्स नंबर के बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और कौन कौन से इश्यूज आते हैं जब भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अभी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कीजिएगा इसको, उसके बाद में ही प्रिपेयर कीजिएगा। Next is what do you mean by correlation and regression? Explain with examples. How are they used to test the hypothesis? Unit number 10 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों के बारे में बताना है एग्जाम्पल्स के साथ, और बताना है आपको कि कैसे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का टॉपिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कीजिएगा अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन एंड स्क्यूनेस, and discuss the significance of measuring variability for data, explain any two approaches to determine probability with an example of each। यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लीजिए। आपका एटलीस्ट ये तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, वेरिएशन एंड स्क्यूनेस, इन पर एक क्वेश्चन तो आपका हर साल देखने को मिलता है एग्जाम में, चाहे एक शॉर्ट नोट के टॉपिक
उसके अकॉर्डिंग ही पूछें आपसे। तो वेरिएशन एंड स्क्यूनेस, इन दोनों के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा दूसरा जो आपका पार्ट है इस क्वेश्चन में वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी फॉर डेटा। तो आपकी कोई भी डेटा है उसमें क्या सिग्निफिकेंस होती है अगर आप उसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करते हो तो उससे। एंड आपको दो अप्रोचेस बतानी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक अकॉर्डिंगली एंड नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द ताकि हम आगे की स्लाइड पर बढ़ सकें। ओके, तो पॉज कर लीजिए और इस पर्टिकुलर स्लाइड के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। मैं बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट इज एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ परसेंटेजेस, रेशियोज एंड रेट्स फॉर डेटा एनालिसिस विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डिस्क्राइबिंग द डेटा। यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है कि परसेंटेजेस, रेशियोज एंड रेट्स जो होती है डेटा एनालिसिस में यूज़, उन के बारे में उनकी क्या यूटिलिटी होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना है। इसके अलावा आपको फिर बताना है कि अब अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स जो होते हैं हमारे, वो किस तरीके से आपकी डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, क्या उनका पर्पस होता है, क्यों सिग्निफिकेंट होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, डिस्कस करना है। तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में, यूनिट नंबर 8 का। Now, 10th question is most important. What do you mean by hypothesis, estimation, testing of hypothesis and null hypothesis? Null hypothesis पे एक क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, यहाँ पर आपको सिर्फ रिवाइज करना है। एक्सप्लेन दी प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, यूनिट 2, यूनिट 9 और यूनिट 15 में आपके इनके आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा इन सारे टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट के तौर पर, ताकि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो आपको बताना है हाइपोथेसिस क्या होती है, एस्टिमेशन क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से क्या समझते हैं आप, और नल हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, और क्या प्रोसीजर होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिकट। Now the question number 11, what is a research report? What are the different ways in which result of a research inquiry can be presented? Give examples. What are the problems that are forced in writing the research report? Explain the chief characteristics of a good research report. तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 19 का। तो सबसे पहले आपको बताना है रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है और कौन कौन सी डिफरेंट वेज होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक रिसर्च रिपोर्ट को या इंक्वायरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हो, और एक रिसर्च रिपोर्ट जो अच्छी रिसर्च रिपोर्ट होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यूनिट 19 का क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर। ओके, तो फटाफट नोट कर लीजिए स्लाइड के क्वेश्चंस भी, ताकि हम बढ़ सके अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड आगे की स्लाइड में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप से ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देयर सॉल्यूशंस एज वेल। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स point estimation and interval estimation and test of hypothesis? Discuss in brief. Explain simple hypothesis and composite hypothesis with suitable examples. Unit number 15 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है point estimation and interval estimation क्या होता है, एंड इसके बाद आपको बताना है simple hypothesis and composite hypothesis के बारे में with examples. Okay, Unit 15 important question के तौर पर लिख लीजिए। And now next question is, discuss interval scale, Likert scale and semantic differential scales with examples. How do you select an appropriate scaling techniques for a research study? Explain the issues involved in it. Unit number 5 का question है, most important टिक कर लीजिए। आपको बताना है इंटरवल स्केल क्या होता है, लाइकर्ट स्केल क्या होता है, सेमेटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है। तो इन सबको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है। और इसके अलावा जो स्केलिंग टेक्निक्स, एक अप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक को आप कैसे सिलेक्ट करोगे जब भी आप कोई रिसर्च स्टडी करोगे, तो उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से आप सिलेक्शन करोगे और क्या क्या इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे वाइल सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दोज इश्यूज एज वेल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए।
Now the next question is, what are the various sources of collecting primary and secondary data? Give examples of each with relative merits and limitations. यूनिट 3 का क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, बट इसको इम्पॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि एक स्टडी के बाद में आप इस क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको बताना है कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो दोनों के बारे में आपको बताना है एग्जांपल्स के थ्रू, और उनके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स भी बताने हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट के तौर पर लिख लीजिए इसको, एंड आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन साथ में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस पर। So question number 15 is on the screen and it is, what do you mean by continuous probability distribution? How does it differ from binomial distribution? तो continuous probability distribution क्या होता है और किस तरीके से ये binomial distribution से different होता है, यूनिट 14 का क्वेश्चन है। प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट है continuous probability distribution टॉपिक। Next is, what do you understand by the term research design? Discuss various components of a research design. Discuss various factors to be taken into account while choosing a research design in respect of your research study. Unit 2 का क्वेश्चन है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स आपको क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं जब भी आप रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करेंगे अपने रिसर्च स्टडी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में प्रिपेयर कीजिएगा before once you are done with the most important questions, then prepare this particular question. Okay, now the next point is, when is the adoption of non-random sampling method advocated? Explain the different non-random sampling methods with examples. यूनिट 4 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इसमें आपको बताना है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड को कब आप अडॉप्ट करोगे, कब उसको माना जाएगा बेस्ट मेथड, और कौन कौन से नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स आपके अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। सो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि मैंने एंड में मेंशन किए हैं। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अपने थ्रू अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा उनको कि आप कर पा रहे हैं अटेम्प्ट या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा दोबारा आके, आई विल गो अहेड एंड गिव यू द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18 इज, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल फैलेसी? What dangers and fallacies are associated with the use of statistics? Discuss the difficulties faced by a researcher in business research. यूनिट 18 का क्वेश्चन है आपका, एक या दो बार रिपीट हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल फैलेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा पहले पार्ट को। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल फैलेसी? स्टैटिस्टिकल फैलेसी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आपको। एंड इसके बाद जो आपका पार्ट है उसमें पूछा है, व्हाट डेंजर्स एंड पॉलिसीज आर एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स टूल को यूज़ करते हो तो क्या क्या डेंजर्स या पॉलिसीज आपकी उससे रिलेटेड होती हैं, उनके बारे में बताना है। और एक रिसर्चर को बिजनेस रिसर्च के टाइम पर क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल फैलेसी, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बाकी के पॉइंट्स आप बाद में अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, now next question is, what are the sources of research problems? What are the points to be considered while selecting a research problem? And explain the process of problem formulation. यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं जब भी आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे, एंड एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के टाइम पर आप कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी कि जब आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस आपकी फॉलो की जाती है उसको एक्सप्लेन करना है। यूनिट 2 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Now the next question is, what is generalization? Describe various methods of generalization. Also explain the meaning and essentials of interpretation. यूनिट नंबर 18 का क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है जनरलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जनरलाइजेशन के, और इसके अलावा आपको इंटरप्रिटेशन का मीनिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। ठीक है,
तो 3 आपके पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको आप पहले प्रिपेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट उसके बाद में, ओके। एंड नाउ अब हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको नोटबुक में मेंशन करना है तो अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ डेटा दे रखी है अबाउट दी प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन शुगर फैक्ट्री, एंड इसमें आपको बतानी है ट्रेंड वैल्यू बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एंड इसके अलावा आपका क्वेश्चन जो पार्ट बी है उसमें पूछा है मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एंड थर्ड पॉइंट इज एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ शुगर फॉर द ईयर 2008। तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपने अपने सारे चैप्टर्स को कवर अप किया हुआ है, इसका एक बार आप सॉल्यूशन खुद करके देख लीजिएगा। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूँगा कुछ दिनों बाद, then you can check your answers accordingly, okay। Now the second question is on the screen, इसमें आपको मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना है by using the above data। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने 11th में भी किया होगा, वो सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा है दे कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। थोड़ा सा डेटा टफ है लेकिन इट्स वेरी सिंपल टू फिनिश दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एंड बढ़ता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, आपका टाइम एनालिसिस करके देनी है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन पर है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। एंड अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी मैं और क्वेश्चंस लाते रहूँगा न्यूमेरिकल के, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बट गाइज आई नीड योर सपोर्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड सपोर्ट कीजिए मुझे, सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग यू मोर एंड मोर वीडियोज़ दैट कैन हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है और अपने ओपिनियन देनी है कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है। तो डेटा आपके स्क्रीन पर है, स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज की डेटा आपको दे रखी है, एवरेज प्राइस बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को फाइंड आउट करना है और अपनी ओपिनियन को देना है यहाँ पे, ओके, कि कौन सा स्टॉक कौन सा ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो नोट कर लीजिए फटाफट, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन। डेटा दे रखी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको काउंट करने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है जो कि क्या करेगी, इस पर्टिकुलर डेटा को फिट करेगी, एंड उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करना है। उसके बाद आपको कोरिलेशन का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपको y की वैल्यू बतानी है जब x की वैल्यू 5 होगी। तो गाइस देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ओके। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, सब्जेक्ट इज़ नॉट ईजी। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, देन यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड। और अभी तक अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अभी से डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, डेली बेसिस पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनका एक एक आंसर भी आप अगर याद करेंगे तो आप बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, और एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन कीजिएगा एंड ऑल विल बी ओके, ठीक है। बाकी इसके अलावा किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। एंड जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इजी नहीं आते। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे, वो सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आप देख लीजिए कितना टफ एग्ज़ाम आता है हमारा, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।